हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटी एग्जाम जीके जीएस एमसीक्यू पार्ट नंबर 21 लेकर आया हूं। यदि आप इस स्लाइड 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न आ गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एंजाइम नहीं है, बताइए दोस्तों। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है वो एक एंजाइम नहीं है। और लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको एक्स्ट्रा। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से गैस्ट्रिक म्यूकोसल वृद्धि, गैस्ट्रिक गतिशीलता और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग में क्या परिवर्तन होता है, बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो राइट आंसर रहेगा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, नीचे देख लेते हैं, इससे आपको इसका जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर, ध्यान दीजिएगा, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर सी बात है कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर दिया है तापमान के बढ़ने पर या टेम्परेचर के बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड, मैं सभी प्रश्नों का इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं जिससे आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज के नियम में प्रेरित धारा जो होता है हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसलिए विरोधी बल के विरुद्ध अतिरिक्त कार्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, बताइए दोस्तों। रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता नाभिक का एक विशेष गुण है। इस घटना में परमाणु का सिर्फ नाभिक भाग लेता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं जो विकिरणशील या रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में कौन भाग लेता है, बताइए दोस्तों। तो पिछले क्वेश्चन के जो पॉइंट दिया गया था उसके अनुसार परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, अवॉर्डी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर है अवॉर्डी लवक जो होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 3-4 पॉइंट दिया गया है। अवॉर्डी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से पौधों के गैर प्रकाश संश्लेषक ऊतकों में पाए जाते हैं, जैसे कि जड़ें, कंद और बीज। ये रंगहीन तथा श्वेत लवक होते हैं और भोज्य पदार्थों जैसे मांस, यहाँ पर माड़, तेल, वसा, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अवॉर्डी लवक जो होते हैं वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था, बताइए दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में विनोबा भावे के बाद दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहला कौन था दोस्तों, विनोबा भावे जी थे, और दूसरा जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मा दत्त थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर दिया गया है 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के पास पवनार गांव में से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे प्रचुर स्रोत है,
बताइए दोस्तों। सेब, अमरूद, गाजर, संतरा कौन सा है बताइए। तो राइट आंसर होगा संतरा। संतरा जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे प्रचुर स्रोत है इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ही प्रश्न दिया है, प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। शीतल पेय में कौन सी गैस घुली होती है बताइए दोस्तों। शीतल पेय में कौन सी गैस घुली होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2, जिसका सूत्र होता है CO2, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है शीतल पेय जल में। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चाहे बियर पीते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं हम डिटेल। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दबाव पर शीतल पेय में भरा जाता है। इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बुलबुले ही बनते हैं, ठीक है। जब आप बियर चाहे किसी भी ठंडे कोका कोला के बोतल जो खोलते हैं तो उसमें बुलबुले बनने लगते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह के ही कारण होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने किस फैक्ट्री होते थे। मतलब यूरोपीय कंपनियों के जो कारखाने होते थे वो किस प्रकार होते थे। तो राइट आंसर रहेगा भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे, ठीक है। दोनों की तरह होते थे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो हमारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने जो थे वो उसमें भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों स्थित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक, ठीक है। घाव भरने में जो सहायक होता है वो एपिथेलियमी ऊतक द्वारा पूर्ण होता है। जब हमें चोट लग जाता है कहीं तो उसको घाव को भरने में एपिथेलियमी ऊतक की ही बहुत बड़ी देन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी ऊतक है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा वसायम ऊतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। सैवियस ग्रंथियां पाई जाती है बताइए दोस्तों। सैवियस ग्रंथियां पाई जाती है किसमें पाई जाती है दोस्तों बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट तो देख लेते हैं हम। सेवियस ग्लैंड्स वसामय ग्रंथियां त्वचा में स्थित होती हैं। वे तेलीय या मोम वाले पदार्थों का स्राव करते हैं, जिसे सीबम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसे सीबम भी कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर भारत में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कालसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के कालसी में अशोक का एक शिलालेख है। यह शिलालेख यमुना और टोन्स नदी के संगम के पास स्थित है। यह शिलालेख सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों में से एक है और यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा शिलालेख है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेखों में है बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा शिलालेख 13 में है, ठीक है। 13वें शिलालेख में है, ध्यान दीजिएगा। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। गिरनार के 8वें शिलाभिलेख के अनुसार वो 10वें वर्ष संघ में शामिल हो गए हैं। यह युद्ध 262 और 61 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। इसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये 13वें शिलालेख अभिलेख में मिलता है, ठीक है, उनके युद्धों का वर्णन और राज्याभिषेक का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था, यहाँ लिखा है जत्था, किसने स्थापित की बताइए दोस्तों। किसने स्थापित की। राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में। चलिए नेक्स्ट। अवध के एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था बताइए दोस्तों। अवध के एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा किसानों को भारी राजस्व और अनुचित श्रम से मुक्त कराना होता है, ठीक है। यहाँ एक ही आंदोलन का उद्देश्य यही था कि
किसानों को भारी राजस्व और अनुचित श्रम से मुक्त कराना था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट दिया गया है। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था किसानों को भारी राजस्व और अनुचित श्रम से मुक्त कराना। एक ही आंदोलन 1920 से 22 तक चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि एक ही आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर रहेगा 1920 से 22 से तक चला और चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर स्थित है दोस्तों बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पर दिया गया है टिहरी बांध नदी उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर स्थित है। यह बांध टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स का एक प्राथमिक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है बताइए दोस्तों। गोल्डन फ्लीस के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से जॉर्जिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों को जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए इस देश को गोल्डन फ्लीस के नाम से यहाँ गोल्डन फ्लीस का उपनाम दिया गया। ठीक है, ये ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया है, तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित देश हैं। ठीक है, सॉरी लाभान्वित राज्य हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है बताइए दोस्तों। राइट आंसर रहेगा पराम्बिकुलम या अलियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। परम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई पहाड़ियों में बहने वाली 6 और नीचे मैदानों में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों को मोड़कर चलाकुड़ी नदी में मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है बताइए। राइट आंसर होगा द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो संवहन द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर दिया गया है द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन तरल पदार्थों और गैसों में गर्म कणों की गति के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन केवल तरल पदार्थों और गैसों में ही होता है। ठीक है, ठोसों में नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं विकिरण के बारे में। यहाँ विकिरण के बारे में दिया गया है विकिरण में ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जरिए स्थानांतरित होती है, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। विकिरण से ऊष्मा किसी निर्वात या खाली जगह से भी गुजर सकती है, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊष्मा विकिरण से आती है। ठीक है दोस्तों, आइए चालन देख लेते हैं। चालन में ऊष्मा किसी पदार्थ के माध्यम से या उसके संपर्क में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। ठीक है दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, विद्युत केतली में पानी किसके कारण गर्म होता है बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा संवहन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वो संवहन के कारण होता है। उसका जो कण गर्म हो जाता है वो ऊपर चला जाता है, जो ठंडा रहता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार संवहन होता रहता है और लास्ट में पानी गर्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऐहोल का लाठ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है बताइए दोस्तों। ऐहोल का लाठ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव
को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ऐहोल मंदिरों के समूह में द्रविड़ शैली का लाद खान नामक मंदिर कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, इस वर्गाकार मंदिर की प्रत्येक दीवार 50 फुट लंबी है। ऊपरी भाग में एक छोटी दूसरी मंजिल है। ऐहोल के लाट खान मंदिर का संबंध भगवान शिव से है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। यह मंदिर ऐहोल के सबसे पुराने मंदिरों में एक है। इसे 5वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। आगे पॉइंट दिया गया है, यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है। इसमें एक गर्भगृह और जिसमें शिवलिंग है। इसमें एक मुख्य मंडप जो सभा मंडप की ओर जाता है। इसमें एक महामंडप भी है जिसमें खुली खिड़कियां हैं। इस मंदिर में शिखर गोपुर नहीं है। यह मंदिर गुफा मंदिर शैली का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से ही कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, यदि आप इन सभी पॉइंटों को नोट कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पापनाथ का मंदिर पत्तड़गढ़ का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वातापी के चालुक्य ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके भी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चालुक्यों ने 7वीं या 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पत्तड़कल में शाही स्मरण और राज्याभिषेक के लिए मंदिरों पर एक बड़ा परिसर बनाया। पत्तड़कल का अर्थ होता है राज्याभिषेक पत्थर। ठीक है, और विशिष्ट प्रारंभिक चालुक्य वास्तुकला के विकास के बाद चरण का साक्ष्य है। पत्तड़कल उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पत्तड़कल जो है वो उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे कुछ मंदिरों के बारे में जान देते हैं और उनके राजाओं के बारे में जान देते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से यदि प्रश्न आ गया तो आपका छूटेगा नहीं। चालुक्य के राजा द्वारा बनाया गया था जितने मंदिर हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। पत्तड़कल और मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर। और चोल राजाओं द्वारा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और गंगकोट चोलपुरम। ठीक है, और पांड्य के द्वारा नलायप्पर मंदिर और चेर शासकों के द्वारा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, पथाना मठिका मंदिर, वर्णा कुनाथम मंदिर, त्रिशूल त्रिकाकारा वामन मूर्ति मंदिर कोच्चि। ठीक है, इन सभी मंदिरों को बनवाया गया और कौन कौन से राजा बनवाए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह का सहयोग मिला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1917 में चंपारण पहुंचे और किसके आमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर। ठीक है, और वहां पर उनकी सहायता करने के लिए राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण जी उपस्थित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर लास्ट क्वेश्चन है। लोक नृत्य बैसाख बिहू किस राज्य में प्रचलित है, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा असम में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको उसका जानकारी मिलेगी। बिहू नृत्य असम के प्रचलित लोक प्रिय नृत्यों में से एक है। इस नृत्य की खूबी यह है कि साल में कम से कम 3 बार इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए कौन कौन से हैं वो, चलिए हम बताते हैं इसके बारे में। बोहाग बिहू, जो बिहू नृत्य है बोहाग बिहू के नाम से भी नव वर्ष के अवसर पर किया जाता है। और धान की फसल पकने पर माघ बिहू के नाम से किया जाता है। और बसंत उत्सव पर बैसाख बिहू के नाम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिहू शब्द जो है वो दिमासा लोगों की भाषा से ली गई है। यह एक कृषि समुदाय है। इसे खुशी का नृत्य माना जाता है। यह भारत के असम का राज्य और सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, यह भारत के असम राज्य का रहेगा यहाँ पर सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। आगे पॉइंट दिया गया आपका, इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और नर्तकी पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। ठीक है, यह नृत्य बेहद तीव्र गति से किया जाता है। इसके अलावा झुमरा भी एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। भावना भी काफी शौक से किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 पॉइंट दिए गए थे इसमें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी डेली वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।